वेलकम अगेन टू माय चैनल कोविड-19 ट्यूटोरियल्स बाय एडवोकेट ममता कौड़ा। कल हमने बेलमेंट के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे प्लेज। तो आइए शुरू करते हैं। प्लेज किसको कहते हैं? प्लेज इज अ काइंड ऑफ बेलमेंट। जैसे जब हम कोई चीजें प्लेज करते हैं तो these things serve as the security for the payment of a debt or performance of a promise। तो जो पर्सन चीजों को प्लेज कर रहे हैं उसको पॉनर कहते हैं। जिनके पास चीजें प्लेज की जाती हैं उनको पॉनी कहते हैं। अब बेलमेंट और प्लेज में फर्क क्या है? जो बेलमेंट है इट इज अ वाइडर टर्म, जो प्लेज है इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बेलमेंट। इसमें हम जो चीजें देते हैं वो एज ए सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस होता है। जो बेलमेंट में हम चीजें देते हैं वो कुछ पर्पस के लिए देते हैं, जैसे वॉच दे दी ठीक करवाने के लिए, कपड़ा दे दिया सूट सिलने के लिए। अब सेकंड इसका क्या दोनों में फर्क है? इसमें जो बेली है वो अपना राइट ऑफ लियन का इस्तेमाल कर सकता है जब उसके चार्जेस नहीं लिए जाते, या तो उसकी रिमनरेशन कुछ तय हो या फिर उसने कोई स्किल वगैरह या लेबर इस्तेमाल की हो। जब तक उसके वो चार्जेस नहीं मिल जाते तब तक वो उन चीजों के ऊपर अपना लियन इस्तेमाल कर सकता है। इसमें क्या होता है प्लेज में? इसमें वो चीजों को रिटेन करके रख सकता है, एक तो फॉर अंटिल द रीपेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, या फिर अगर फिर भी वो बंदा नहीं देता है तो वो जो पॉनर को एक नोटिस देगा पॉनी, तो वो इन चीजों को बेच भी सकता है। अब एसेंशियल्स ऑफ प्लेज क्या होते हैं? इसके दो एसेंशियल्स हैं। दे शुड बी बेलमेंट ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। Second, the purpose of such bailment is to make the goods bailed serve as security for the payment of a debt or performance of a promise। अब डिलीवरी ऑफ गुड्स, इसमें जो डिलीवरी है वो मस्ट है। डिलीवरी चाहे कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, एक्चुअल भी हो सकती है। कंस्ट्रक्टिव कैसे हुई? गोडाउन में चीजें पड़ी हैं तो आप उसको की दे सकते हो, तो वो चीजें आप सिर्फ की दे के ही उसको प्लेज कर सकते हो कि इसमें क्या होगा, ये एक कंस्ट्रक्टिव हो गया, आपकी बिहेवियर से पता चल रहा है कि आपने चीजें प्लेज की हैं। एक एक्चुअल डिलीवरी होती है। एक्चुअल अगर आप एक एग्रीमेंट करते हो कि मैं आपको चीजों का पोजेशन इन फ्यूचर दे दूंगा तो ये प्लेज नहीं माना जाएगा। इसमें एक केस था रेवेन्यू अथॉरिटी वर्सेस सुंदरम पिक्चर्स। इसमें एग्रीमेंट हुआ प्रोड्यूसर और फाइनेंसर के बीच में। प्रोड्यूसर ने कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं, अभी वो पूरी नहीं हुई है, जब वो पूरी हो जाएगी तो मैं उसके फाइनल प्रिंट्स आपको दे दूंगा और आप उसके बदले में मेरे को फाइनेंस कर देना। तो इसमें डिलीवरी ऑफ गुड्स इज नॉट देयर, तो ये प्लेज नहीं माना गया। उसके बाद एक केस था मॉर्वी मर्केंटाइल बैंक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें एक बिजनेस फर्म थी, उन्होंने कुछ चीजें रेलवे से कंसाइनमेंट भेजी बॉम्बे टू ओखला फॉर डिलीवर टू सेल्फ। तो उसमें जो फर्म थी उसने कुछ पैसे जिसकी अमाउंट थी 20,000 रुपीज वो उन्होंने बैंक से बोरो किए। बैंक को बोरो करने के बाद उन्होंने एज ए सिक्योरिटी एक तो प्रोमिसरी नोट लिख के दे दिया, एक ये जो रेलवे रिसीट थी जो उन्होंने कंसाइनमेंट भेजी थी उसको एंडोर्स करके बैंक में दे दिया। जो ये चीजें थी ट्रांजिट में लॉस्ट हो जाती हैं, तो जो बैंक के जो है वो रेलवे कंपनी के ऊपर केस करते हैं इसकी कंपनसेशन क्लेम करने के लिए जो चीजें ट्रांजिट में लॉस्ट हुई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आया कि ये जो रेलवे रिसीट की ट्रांसफर है ये पोजेशन की ट्रांसफर मानी जाएगी, पोजेशन ऑफ गुड्स की ट्रांसफर मानी जाएगी। तो इसमें कोर्ट ने ये कहा railway receipt is a document of title and delivery of railway receipt means delivery of goods। और ये जो ट्रांजैक्शन थी वो वैलिड प्लेज था, तो इट वाज हेल्ड दैट बैंक वाज एंटाइटल्ड टू क्लेम अगेंस्ट द रेलवे फॉर द वैल्यू ऑफ लोन गिवन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द रेलवे रिसीट।
अब सेकंड है पर्पस ऑफ प्लेज इज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट। हम जब प्लेज की ट्रांजैक्शन करते हैं, ये जो चीज़ें हम प्लेज करते हैं वो सर्व एज ए सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस होती हैं। और जिनके पास हम चीज़ें ये प्लेज करते हैं वो जो एक सिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाता है और उसका क्लेम बाकी क्रेडिटर्स से प्रायर क्लेम होता है। एक बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस विनोद स्टील लिमिटेड का केस था। इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी कुछ जो है वो कंपनी ने बैंक के पास से प्लेज की। अब बैंक ये नहीं कर सकता है कि इनको जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच करके या सोल्ड करके फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्लेम्स ऑफ अदर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी विदाउट फर्स्ट सेटिस्फाइंग द क्लेम ऑफ द बैंक। जब वो इसको बेचेगा या डिस्पोज ऑफ करेगा, पहले वो अपना क्लेम सेटिस्फाई करेगा, उसके बाद दूसरे क्रेडिटर्स की बारी आती है। इसमें ये चीजें हैं, चीजें आपकी पोजेशन में होनी चाहिए, तभी आप उनके अपने रियलाइजेशन ऑफ डेट के लिए उनको डिस्पोज ऑफ करोगे। पर अगर आपने ये अपना राइट वेव कर दिया, फिर उसके बाद आप ये चीजें को दोबारा क्लेम नहीं कर सकते, वो आपका राइट खत्म हो जाता है। एक सिंडिकेट बैंक वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर मैसर्स प्रशांत इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का केस था। इसमें सिंडिकेट बैंक ने कुछ लोन प्रशांत इंजीनियरिंग कंपनी को दिया और ये जो कंपनी ने कुछ अपनी मशीनरी जो उनकी फैक्ट्री में इंस्टॉल्ड थी उसको हाइपोथिकेट किया बैंक को, पर वो जो मशीनरी है हमेशा फैक्ट्री में ही रही। उसके बाद इन्होंने लोन नहीं दिया तो बैंक ने इनके खिलाफ एक डिक्री ले ली, वो 2,11,897 रुपीज की। बाद में उन्होंने इसका लियन का इस्तेमाल करना चाहा बैंक ने, पर बैंक ने अपना ये राइट पहले ही वेव कर दिया, क्योंकि ना तो उन्होंने कभी उनको ये जो हाइपोथिकेटेड चीजें थी ना तो मांगी, ना उनको कभी अपने पोजेशन में लेने की कोशिश की। अब ये प्लेज कौन कौन कर सकता है? एक तो ऑनर है, वो प्लेज करेगा, या एनी अदर पर्सन ऑन ऑनर्स बिहाफ, जैसे टेनेंट या सर्वेंट ये चीजों को प्लेज नहीं कर सकते हैं। ए ने एक कुछ गुड्स का पोजेशन लेने के लिए रेलवे से उनको एक फॉर्ज्ड रिसीट दिखाते हैं। ये पुरुषोत्तम दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ये मैंने पहले बेलमेंट में भी पढ़ाया था। और फिर वो क्या करते हैं, जब चीजों को अपने पोजेशन में लेने के बाद वो इन चीजों को बी के पास प्लेज कर देते हैं। तो बी का ये जो टाइटल है वो इट इज नॉट अ गुड प्लेज। तो जो रेलवे अथॉरिटीज है वो कभी भी अपनी जो चीजें हैं वो बी से वापस ले सकते हैं, पर इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मतलब ऑनर के अलावा और कौन कर सकता है। एक तो प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेकंड प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड प्लेज बाय अ पर्सन विद अ लिमिटेड इंटरेस्ट, फोर्थ प्लेज बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल, फिफ्थ प्लेज बाय बायर इन पोजेशन आफ्टर द सेल। फर्स्ट क्या है? प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट के पास जब चीजें आती हैं और ये मर्केंटाइल एजेंट ही उसको प्लेज कर सकता है। ये ऐसा एजेंट होता है जिसके पास चीजें बेचने की या कंसाइनमेंट में भेजने की या चीजों को बाय करने की या सिक्योरिटी के रूप में मनी रेज करने की, ये उसके पास हक होते हैं। तो ये मर्केंटाइल एजेंट के पास राइट होता है, वो चीजों को ये जो ऑनर की चीजें हैं उनको वो प्लेज कर सकते हैं। अब सेकंड है पोजेशन ऑफ मर्केंटाइल एजेंट विद ऑनर्स कंसेंट। ये जो मर्केंटाइल एजेंट के पास कोई डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल या पोजेशन ऑफ गुड्स है जो वो ऑनर की कंसेंट से आना चाहिए उसकी, और एज ए मर्केंटाइल एजेंट के रूप में उसके पास आना चाहिए, तभी वो एक वैलिड प्लेज कर सकते हैं।
अब थर्ड क्या है, प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये जो मर्केंटाइल एजेंट है वो चीजों को तभी प्लेज कर सकता है जब वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज ए मर्केंटाइल एजेंट काम कर रहा हो। जैसे एक मर्केंटाइल एजेंट ने अपने फ्रेंड से कहा ये जो चीजें मेरे पास ऑनर की पड़ी हैं आप इसको जाके प्लेज कर दो, खुद नहीं उसने वो प्लेज की, तो ये वैलिड प्लेज नहीं माना जाएगा। फोर्थ क्या है, जो प्लेजी है एक्टिंग इन गुड फेथ, जिसको आपने चीजें प्लेज की हैं वो एक गुड फेथ में विदाउट एनी नोटिस कि मर्केंटाइल एजेंट के पास अथॉरिटी नहीं है, तब ये वैलिड प्लेज माना जाएगा। अगर क्योंकि ये जो प्लेजी है वो प्रज्यूम करके चलता है कि ऑनर ने मर्केंटाइल एजेंट को अथॉरिटी दी हुई है। अगर प्लेजी इज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द मर्केंटाइल एजेंट डज नॉट हैव एनी सच अथॉरिटी और ये गुड फेथ में काम नहीं हो गया, तो वो एक इस प्रोविजन का जो है वो एडवांटेज नहीं उठा सकता। अब सेकंड इसका क्या है, प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे किसी के पास चीजें आती हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, तो वो उन चीजों को प्लेज कर सकता है। जैसे अनड्यू, जैसे मैंने पहले बताया कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे अंडर कोअर्जन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसके अंडर अगर किसी के पास चीजें आती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिसिंड होने से पहले पहले इनको प्लेज कर सकता है, क्योंकि तब तक वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट रिसिंड नहीं होता। पर अगर वो चीजें उससे पहले पहले प्लेज कर देता है, इट इज अ वैलिड प्लेज। इसमें एक फिलिप्स वर्सेस ब्रुक्स लिमिटेड का केस था। इसमें नॉर्थ होते हैं, वो प्लेंटिफ की शॉप पे जाते हैं, वो कुछ ज्वेलरी सिलेक्ट करते हैं, वो अपने आप को सर जॉर्ज बुलॉक के नाम से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनको कहते हैं कि ये मैं चेक दे रहा हूं पर ये जो रिंग है आप मेरे को इमीडिएटली दे दो। चेक बाद में डिसऑनर हो जाता है। तो ये नॉर्थ क्या करते हैं, इन चीजों को डिफेंडेंट के पास जो रिंग है उसको प्लेज कर देते हैं। अब जो डिफेंडेंट हैड टेकन द रिंग इन गुड फेथ एंड विदाउट एनी नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट द गुड्स विद नॉर्थ जो पॉनर था वर अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको एक वैलिड प्लेज माना गया। तो ये अगर स्टोलन चीजें हैं तो वो वॉइड एग्रीमेंट के अंदर आती हैं, तो उसकी प्लेज नहीं हो सकती। अब थर्ड है प्लेज बाय ए पर्सन विद अ लिमिटेड इंटरेस्ट। जिस बंदे के पास चीजें हैं, अगर उसके पास जो गुड्स हैं प्लेज्ड गुड्स, ही हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट, तो उतने ही इंटरेस्ट एक्सटेंट तक, उसके इंटरेस्ट के एक्सटेंट तक ही जो प्लेज है वो वैलिड है। जैसे ए ने कुछ चीजें बी को प्लेज की फॉर 5,000 रुपीज, बी ने उसको सब प्लेज कर दी किसी और को 8,000 रुपीज को। अब ए अपनी चीजें वापस जब लेगा उसको सिर्फ 5,000 रुपीज ही देने पड़ेंगे, क्योंकि उसने जो बी था सब प्लेज जितना उसके पास अथॉरिटी थी उससे ज्यादा की करती थी, तो ए इज नॉट लाइबल फॉर दैट। फोर्थ है प्लेज बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर द सेल। जैसे चीजें सेलर ने बेच दी पर अभी पोजेशन उसके पास ही है, तो वो एक ही विल कन्वे अ गुड टाइटल टू द ट्रांसफरी प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफरी इज एक्टेड इन गुड फेथ विदाउट एनी नोटिस ऑफ द प्रीवियस सेल। उसको अगर इस बात का नहीं पता और गुड फेथ में काम कर रहा है तो ये जो प्लेज है वो वैलिड मानी जाएगी। अब फिफ्थ है प्लेज बाय बायर इन पोजेशन आफ्टर द सेल। जब बायर के पास चीजों का पोजेशन आ जाता है पर अभी वो ऑनर नहीं बना है, वो ये जो पोजेशन आया है वो सेलर के कंसेंट से आया है, तो वो चीजों को प्लेज जो बायर है वो कर सकता है। वो भी ही विल कन्वे अ गुड टाइटल टू द ट्रांसफरी, अगर जो ट्रांसफरी है वो गुड फेथ में विदाउट द नोटिस ऑफ एनी लियन या अदर राइट्स ऑफ द ओरिजिनल सेलर इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज थिंग्स। इसमें आगे है राइट ऑफ पोनी। इसके 3 राइट्स होते हैं, राइट टू रिटेन द गुड्स प्लेज्ड, राइट टू रिकवर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम, थर्ड राइट्स ऑफ सूट
टू प्रिक्योर द डेट एटसेट्रा एंड सेल ऑफ प्लेज्ड गुड्स। फर्स्ट क्या है, राइट टू रिटेन द गुड्स। जब आप गुड्स देते हो, वो जो गुड्स हैं वो एज ए सिक्योरिटी फॉर द डेट और द प्रॉमिस फॉर विच दे आर प्लेज्ड। तो इसमें जब आप जैसे डेट दिया, उसका जैसे इंटरेस्ट हो गया या कुछ और नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर करे हैं, तो वो भी लेने के लिए वो चीजों को आप रिटेन करके रख सकते हो। इसमें जैसे कुछ सब्सिक्वेंट एडवांसेस ले लिए, और वो भी जो है ओरिजिनल डेट का ही पार्ट है, और जो पोनी है वो चीजों को रिटेन करके रख सकता है जब तक जी ये जो सब्सिक्वेंट एडवांसेस लिए हैं वो भी वो मेन तो पे करेगा ही, इसको भी वो जब तक पे ना करे, इंटरेस्ट और कोई जो एक्सपेंसेस है वो सारे पे करेगा, तब वो उसको चीजों को उतनी देर तक अपने पास रिटेन कर सकता है। सेकंड है राइट टू रिकवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अब कई बारी चीजों को अपने पास रखने के लिए पौनी को उन चीजों को बचाना भी पड़ता है। जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं तो पौनी को एक बैंक लॉकर अरेंज करना पड़ेगा, या फायर के अगेंस्ट या थेफ्ट के अगेंस्ट उन चीजों की उसको इंश्योरेंस भी करवानी पड़ेगी। ये जो एक्सपेंसेस हैं वो उसने पौनी ने खुद इनकर की हैं, ये उसको पॉनर से लेने का हक है, और वो उसको सूट फाइल करके भी ये अपनी पैसे ले सकता है। थर्ड क्या है, राइट ऑफ सूट टू रिकवर द डेट्स या सेल ऑफ प्लेज्ड गुड्स। जब जो पॉनर है उसके अगेंस्ट जो पौनी है वो केस कर सकता है, चीजें अपने पास जो उसने रखी हैं वो एक कोलैटरल सिक्योरिटी है। सेकंड क्या है, ही में सेल द थिंग्स प्लेज्ड एंड गिविंग द पॉनर रीजनेबल नोटिस ऑफ द सेल। अब राइट ऑफ सूट अगेंस्ट पॉनर, कुछ ये जो सिक्योरिटीज हैं, जब आप कोई बंदा लेता है लोन तो प्लेज करता है कुछ सिक्योरिटीज। ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास सिक्योरिटी पड़ी है तो उससे ये जो लेंडर है वो डी बार हो गया फ्रॉम फाइलिंग द सूट अगेंस्ट दी बोरोअर। ही स्टिल कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट दी बोरोअर। और अपार्ट फ्रॉम फाइलिंग द सूट, और जो उसके पास ये जो कोलैटरल सिक्योरिटीज है वो भी उसको अपने पास रखने का हक है, पर जब एक बारी उसका डेट सेटिस्फाई हो जाता है तब ये सिक्योरिटीज फिर वो वापस कर देगा। उसके बाद है राइट ऑफ सेल ऑफ द प्लेज्ड गुड्स। जब पेमेंट के लिए डिफॉल्ट हो जाता है या जो परफॉर्मेंस है वो डिले हो जाती है, तो पौनी के पास राइट है उन जो उसने सिक्योरिटीज रखी हैं उसको बेचने का, पर उसको इसके लिए उसको नोटिस देना पड़ेगा। अगर वो नोटिस नहीं देता है फिर ये वॉइड माना जाएगा। एक प्रभात बैंक लिमिटेड वर्सेस बाबूराम का केस था। इसमें बैंक और कस्टमर जो था उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया, जो कस्टमर ने बैंक को ऑथोराइज कर दिया कि बैंक में जो सिक्योरिटीज हमने रखी हैं एज अगेंस्ट प्लेज, आप उनको हमें बिना नोटिस दिए ही आप उनको बेच सकते हो। पर ये जो वो खुद ही जो पॉनर है वो इसके लिए बाइंड, ये जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर बाइंड नहीं करता है। और ये क्या है, ऐसा एग्रीमेंट वुड बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और ऐसा जो एग्रीमेंट है वो वॉइड माना जाएगा। एक सुंदर लाल सराफ वर्सेस सुभाष चंद्र जैन का केस था। इसमें है कि रीजनेबल नोटिस की बात की है, पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसमें कहीं नहीं लिखा है कि ये जो सेल है किस डेट पे, टाइम पे या प्लेस पे होएगी। और अगर ये चीजें उसमें मेंशन नहीं है तो ये सेक्शन को कॉन्ट्रावेन नहीं करता है और ये इनफेक्टिव नहीं होता है नोटिस। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।